जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉब्लम 4 में इस सीक्वेंस की कंपोजिट मैट्रिक्स बनाते हैं। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो रोटेशंस हैं, R1 R2, और उसके दरमियान में एक स्केलिंग है। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस में सेम तरह की ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए तो हम उसको देखते हैं कि क्या वो कंसेक्टिव हैं या नहीं है। अगर कंसेक्टिव हों तो हम उस पर सक्सेसिव स्केलिंग या सक्सेसिव रोटेशन या सक्सेसिव ट्रांसलेशन वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास इस सीक्वेंस में दो रोटेशन हैं, R1 R2, लेकिन ये सक्सेसिवली इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि ये कंसेक्टिवली यूज़ नहीं हो रही। R1 और R2 के बीच में एक स्केलिंग आ रही है, R1 R2 एक साथ नहीं है। तो इस वक्त में हम इसको सिंपल प्लेस करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशंस को डेवलप करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे कंपोजिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स M R1 S R2 वो मैट्रिक्स है जो कि यूज़ होगी इस सीक्वेंस के सॉल्यूशन को होल्ड करने के लिए। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मैट्रिक्स M R1 S R2, इसको बनाने के लिए मैंने R2 जो कि रोटेशन मैट्रिक्स है, और रोटेशन में भी इसमें जो स्पेशलाइज्ड चीज़ है वो ये कि इसके अंदर जो एंगल होगा वो पॉसिबली दूसरे वाले मैट्रिक्स R1 से डिफरेंट होगा। क्योंकि ये मेरे पास दो डिफरेंट रोटेशंस हैं तो इसके लिए मैंने उनको सेपरेट जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि R1 R2 के अंदर जो हमारे पास एंगल है उसको हम θ2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और R1 में जो हमारे पास एंगल है उसको हम θ1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इस सीक्वेंस को इस ऑर्डर में उनकी मैट्रिक्स को प्लेस किया कि हमारे पास R2 सबसे एंड में हो रहा है तो उसको हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद स्केलिंग हो रही है, उसके बाद हमने स्केलिंग को लिखा, और R1 सबसे पहले होना है इस कंपोजिट सीक्वेंस के अंदर, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में सबसे एंड में लिखेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स को प्लेस करने का जो ऑर्डर है वो है R2 S R1। अब इनकी मैट्रिक्स को उनकी जगह पर लिख देंगे। मेरे पास R2 मैट्रिक्स होगी, फिर उसके बाद स्केलिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, और उसके बाद हमारे पास R1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है। जी, अब ज़रा इस वाली मैट्रिक्स को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये वही इक्वेशन है जो कि अभी हमने देखी। इसमें से हम R2 को स्केलिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास बना Sx cos θ2 माइनस Sy sin θ2 0, Sx sin θ2 Sy cos θ2 0 0 0 1। ये मेरे पास रिज़ल्ट है रोटेशन 2 और स्केलिंग का मल्टीप्लाई करने का। अब ये वाला जो रिज़ल्ट आया इसको हमने क्या करना है, हमने R1 वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वक्त हमारे पास रिज़ल्ट आता है Sx cos θ1 cos θ2 माइनस Sy sin θ1 sin θ2 माइनस Sx sin θ1 cos θ2 माइनस Sy sin θ2 cos θ1 0, Sx sin θ1 cos θ2 माइनस Sy sin θ2 cos θ1 Sy cos θ1 cos θ2 माइनस Sx sin θ1 sin θ2 0 0 0 0 1। आप देख सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आया है ये इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आया। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके एलिमेंट जो हैं वो ऐसा से एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे cos θ1 cos θ2
माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 आ रहा है। और इसी तरह का मिलता जुलता फार्मूला जो है वो हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉस थीटा 1 थीटा 2 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसके साथ कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 के साथ एस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 के साथ एस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इनको कॉमन नहीं ले सकते, तो हम उसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी तरीके से बाकी के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर भी यही रीज़न है कि हम इसको फार्मूला की बेस पे इनक्लोज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एलिमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसी तरह से रहेंगी। आए ज़रा अब हम इससे एक पॉइंट की इक्वेशन डेवलप करते हैं, एक ऐसे पॉइंट की इक्वेशन जिसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हो। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इसी मैट्रिक्स को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। तो हमने इस मैट्रिक्स की जो एक्सपेंशन हो या इसकी जो 3x3 की वैल्यूज़ के एलिमेंट्स के साथ है वो हमने प्लेस की, उसके साथ हमने पॉइंट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास है एक्स वाई 1, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी। ये मैट्रिक्स हमारे पास 3x1 मैट्रिक्स है। इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, इसमें है हमारे पास x इंटू एस एक्स कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस वाई साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये जो x है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हमने उसको पे ब्रैकेट के बाहर रखा ताकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में बरकरार रहे। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर हमारे पास x जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, प्लस वाई इंटू माइनस एस एक्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस वाई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, x इंटू एस एक्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस वाई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस y इंटू एस वाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस एक्स साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 एंड 1। आपको पता है कि हमारे पास पॉइंट में x, y और 1 की वैल्यू होती है, तो उसके लिहाज से जो रिजल्टेंट पॉइंट है उसकी x की वैल्यू जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा, इस वाले पॉइंट की y की वैल्यू सेकंड वाला एलिमेंट होगा। तो इसके को यूज़ करते हुए हम x की और y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिहाज से हमारे पास जो रिजल्टेंट पॉइंट है उसका x, जिसको यहाँ पे x डैश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो ऐसे बनेगा x डैश इक्वल्स टू x इंटू एस एक्स कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस वाई साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस y इंटू माइनस एस एक्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस वाई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, y डैश इक्वल्स टू x इंटू एस एक्स साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस वाई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस y इंटू एस वाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस एस एक्स साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अभी आपने ये देखा कि हमारे पास x डैश की वैल्यू क्या आ रही है और y डैश की वैल्यू क्या आ रही है। जब आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपके पास रिजल्टेंट x डैश y डैश या रिजल्टेंट पॉइंट की x और y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ जाती है। जब आपको इक्वेशन मिल जाए तो आप उससे बड़ी आसानी से जावा मेथड डेवलप कर सकते हैं। आइए अब ज़रा हम जावा मेथड डेवलप करते हैं। इस वक्त आपके पास एक मेथड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारी गिवन इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसकी मैपिंग की गई है। इस मेथड में अगर आप देखें तो हम एक पॉइंट को रिटर्न कर रहे हैं और
ये पॉइंट वो होगा जिसके ऊपर हमारे कंपोजिशन अप्लाई हो रही है इस सीक्वेंस की, जो कि आपके पास है R1 SR2। यहाँ पे ये मेथड का नाम है। इसमें कौन कौन से आर्गूमेंट पास हो रहे हैं? इसमें हमारे पास एक पॉइंट पास होगा जिसके ऊपर हमने कंपोजिशन अप्लाई करनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्केलिंग यूज़ हो रही थी, तो उसके लिए हमने स्केलिंग के फैक्टर SX और SY पास कर दिए, जो कि डबल टाइप में है। इसके अलावा इस कंपोजिशन में हमारे पास दो एंगल मौजूद थे, जो कि R1 और R2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिए एंगल 1 और एंगल 2। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है कि यूज़र यहाँ पे जब वैल्यू पास करेगा तो वो हमेशा डिग्री के एंगल पास करता है, क्योंकि यूज़र के लिए डिग्री की जो वैल्यूज़ हैं या एंगल डिग्री के अंदर ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो जनरली जब भी वैल्यू पास करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ डिग्री पास कर रहा हो। फॉर एग्जांपल 15 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, तो वो जब भी एंगल पास कर रहा होगा वो डिग्री में पास कर रहा होगा। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। चूँकि हमारे पास दो एंगल हैं तो दोनों को सेपरेट वेरिएबल के अंदर रेडियन में कन्वर्ट करके प्लेस कर लिया। एंगल 1 को रेडियन में कन्वर्ट करके रेड एंगल 1 में सेव करेंगे, और एंगल 2 को रेडियन में कन्वर्ट करके रेड एंगल 2 में सेव करेंगे। हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें बिल्ट इन मेथड mat.cos, mat.sin का इस्तेमाल करना होता है, और mat.cos, mat.sin बिल्ट इन मेथड के अंदर रेडियन एंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, डिग्री वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करता। तो इस मकसद के लिए हम पहले एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इन मेथड को पास करेंगे। अब जो आपके पास पहला एंगल के ऊपर कॉस अप्लाई होगा, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को cos 1 वाले वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, और इसी तरीके से पहले एंगल के ऊपर हमारा जो साइन अप्लाई होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके sin 1 वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। इसी रिस्पेक्टिव हम सेकंड एंगल का जो कॉस है उसको वेरिएबल cos 2 में सेव कर रहे हैं, और जो सेकंड एंगल के ऊपर साइन की कैलकुलेशन होगी उसके रिज़ल्ट को हम sin 2 वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। जब हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल बन गए और इनकी वैल्यू को हमने प्लेस कर लिया, अब हम यहाँ पे उस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले निकाली। तो आपके सामने ये जो दो स्टेटमेंट है, int x डैश इन p डॉट x इंटू एस एक्स इंटू कॉस 1 इंटू कॉस 2 माइनस एस वाई इंटू साइन 1 इंटू साइन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस p डॉट y इंटू ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एस एक्स इंटू साइन 1 इंटू कॉस 2 माइनस एस वाई इंटू साइन 2 इंटू कॉस 1 ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। ये वाली स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जिसमें हमने रिजल्टेंट पॉइंट की x की वैल्यू जो है वो गेट की है, और हमने उस इक्वेशन को यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कोड मैप कर लिया है। इस वाली एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास x डैश वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। इसी लिहाज से हमने रिजल्टेड पॉइंट की y की जो इक्वेशन ली थी हमने उसको इस वाले स्टेट के अंदर मैप कर दिया है, और इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो हम वेरिएबल y डैश में गेट कर रहे हैं। x डैश y डैश आपके रिजल्टेड पॉइंट की x और y वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन है, और इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, एक पॉइंट रिटर्न करना है। हम एक एनोनिमस पॉइंट बनाते हैं, न्यू पॉइंट, इसको हमने वैल्यू पास कर दी x डैश y डैश। अब इस पॉइंट को चूँकि
रिजल्टेंट पॉइंट वाली वैल्यू रिसीव हो रही है, तो ये एक रिजल्टेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इसको हमने रिटर्न करवा दिया, जो कि इस मेथड की आउटपुट बन जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा ये प्रॉब्लम 4 में भी हमने एक सीक्वेंस को किस तरीके से कंपोजिट मैट्रिक्स बनाया। कंपोजिट मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने उससे एक पॉइंट की लिहाज से इक्वेशन डेवलप की और इक्वेशन डेवलप करने के बाद हमने उन इक्वेशन को किस तरीके से एक मेथड में मैप किया।